ओके फ्रेंड्स, तो आज के इस न्यू वीडियो में मैं आपसे बात करने वाला हूं दमा के यानी कि अस्थमा की दवाइयों के बारे में। अस्थमा में कौन कौन सी ऐसी असरदार दवाइयां हैं जो कि काफ़ी ज़्यादा इस्तेमाल में ली जाती है। इन सभी दवाइयों की जानकारी हर व्यक्ति को होनी चाहिए, स्पेशली अगर आप एक मेडिकल स्टूडेंट हैं या फिर से प्रैक्टिस करने वाले छात्र हैं। तो दोस्तों, इन सभी दवाइयों की जानकारी आपको अवश्य होनी चाहिए, तो वीडियो को अंत तक देखते रहिएगा। बाकी वीडियो में कुछ भी पसंद आती हो तो लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा, क्योंकि आपके एक लाइक और एक सब्सक्राइब से हमें काफ़ी सारा मोटिवेशन मिलता है। तो चलिए वीडियो शुरू करते हैं। अस्थमा के दवाइयों के बारे में जानने से पहले हमें जानना पड़ेगा अस्थमा क्या होता है, क्या क्या लक्षण अस्थमा के देखे जाते हैं, उसी के साथ साथ किन कारणों की वजह से किसी भी व्यक्ति को जो है वो अस्थमा होता है, और जिन भी व्यक्ति को सांसें फूलना, सांसें थमना एवं सांसें रुकने की समस्या है तो उस कंडीशन में भी इन्हीं सभी दवाइयों का यूज़ किया जाता है। लेकिन दोस्तों, आपको अस्थमा के बारे में डिटेल में जानना काफ़ी ज़्यादा ज़रूरी है, क्योंकि सांसें फूलना, सांसें थमना एवं सांसें रुकने की जो समस्या होती है वो अस्थमा के लक्षण देखे जाते हैं। ठीक है, अस्थमा के लक्षण होते हैं, तो ऑफकोर्स आपको अस्थमा के बारे में भी डिटेल में जानना काफ़ी ज़्यादा ज़रूरी है। चलिए समझते हैं अस्थमा क्या होती है। तो देखिए, मैंने यहाँ पे इंग्लिश में भी डेफिनेशन लिख रखा है, उसी के साथ साथ हिंदी में भी डेफिनेशन लिख रखा है, ताकि अगर आप हिंदी मीडियम के स्टूडेंट हैं या फिर से इंग्लिश मीडियम के स्टूडेंट हैं तो आपको प्रॉब्लम जो है वो बिल्कुल भी नहीं होने वाली है। वहीं पर अस्थमा एक ऐसी स्थिति होती है जिसमें किसी व्यक्ति के वायुमार्ग में सूजन एवं संकीर्णता आ जाती है और अतिरिक्त बलगम उत्पन्न होता है, जिसमें सांस लेना काफ़ी ज़्यादा मुश्किल होता है। ठीक है दोस्तों, आगे मैं आपको कुछ एग्जाम्पल से काफ़ी अच्छे तरीके से क्लियर कर दूंगा कि सांस लेने में कैसे दिक्कत होती है। फ्रेंड्स, अब हम यहाँ पे समझने वाले हैं कि नॉर्मल लंग एक्चुअल में कैसी होती है, वहीं पर एस्थमेटिक लंग जो होता है वो कैसा होता है। तो आप यहाँ पे देख सकते हैं कि ये जो हमारा हो गया वो एयरवे हो गया। ठीक है, एयरवे कहने का मतलब कि सांस लेने की नली, वहीं पे नॉर्मल लंग की मसल्स जो होती है वो रिलैक्स्ड होती है। बाकी एस्थमेटिक लंग की मसल्स जो होती है वो टाइटनेस होती है। टाइटनेस कहने का मतलब सख्त आ जाना। ठीक है, काफ़ी ज़्यादा कठोरता, ठोस हो जाना। फिर नॉर्मल लाइनिंग यहाँ पे आप देख सकते हैं, एयरवे के बॉर्डर पे जो है वो लाइनिंग कैसा होता है, नॉर्मल सा होता है नॉर्मल लंग में। ठीक है, जो हेल्दी लंग है। वहीं पर इसमें एस्थमेटिक लंग में जो है वो स्वेलन लाइनिंग होता है। स्वेलन कहने का मतलब सूजन आ जाना। ऑफकोर्स जब एयरवे में सूजन आ जाएगी तो उसकी जो होल होती है, स्पेस होती है, वो काफ़ी ज़्यादा इंगेज होगी, जिस वजह से सांस लेने में काफ़ी ज़्यादा कठिनाइयाँ आएगी, परेशानी आएगी। फिर नॉर्मल लंग में हमारे को नॉर्मल अमाउंट ऑफ म्यूकस मिलता है। आप जैसा यहाँ पे देख सकते हैं, एकदम ही नॉर्मल अमाउंट में जो है वो म्यूकस यहाँ पे भरा हुआ है। पर अगर हम एस्थमेटिक लंग्स के बारे में बात करें तो आप यहाँ पे देख सकते हैं कि एक्सेस अमाउंट ऑफ म्यूकस जो है वो एस्थमेटिक लंग में भरा हुआ है, जिस वजह से एयरवेज जो है वो काफ़ी ज़्यादा इंगेज्ड हो चुकी है, कंज्यूम हो चुकी है। कौन कौन सी चीज़ों से, तो स्वेलिंग आ गई है। ठीक है, एयरवेज में, उसी के साथ साथ म्यूकस काफ़ी ज़्यादा भर गई है, जिस वजह से यहाँ पे जो सांस लेने की नली होती है, छेद होती है, वो काफ़ी छोटी पड़ गई है। तो सांस लेने में काफ़ी ज़्यादा दिक्कत होती है एस्थमेटिक लंग में। पर नॉर्मल लंग में आप देख सकते हैं कि यहाँ पर सांस लेने की जो नली है, छेद है, वो काफ़ी ज़्यादा है, क्लियरली है। तो यहाँ पे नॉर्मल लंग में कोई भी दिक्कत नहीं होती है, सांस लेने में कोई भी प्रॉब्लम नहीं होता है। पर एस्थमेटिक पेशेंट का जो लंग होता है वो कुछ इस प्रकार का होता है, जिसमें स्वेलिंग आ जाती है एवं म्यूकस जो है वो काफ़ी ज़्यादा भर जाता है, जिस वजह से सांस लेने में काफ़ी ज़्यादा परेशानी होती है।
दोस्तों अब आपको समझ में आ रहा है कि अगर किसी भी व्यक्ति को सांसें फूलना, सांसें थमना, सांसें रुकने का प्रॉब्लम है तो उनका लंग्स जो है वो कैसा हो सकता है। ठीक है, उनके लंग्स में भी म्यूकस जो है वो थोड़ी बढ़ जाती है एवं सूजन आ जाती है। तो उन्हें कम करने के लिए आगे दवाइयों के बारे में भी जो है वो मैंने बता रखा है। चलिए हम यहाँ पे समझते हैं, एक और एग्जाम्पल से यहाँ पे आपको क्लियर हो जाएगी कि एक्चुअल में जो नॉर्मल लंग होती है वो कैसी होती है और अस्थमैटिक लंग जो होती है वो कैसी होती है। तो यहाँ पे देख सकते हैं कि नॉर्मल लंग कुछ इस प्रकार से दिखता है जो कि क्लियर है एकदम, इसमें छेद यानी कि होल भी काफ़ी ज़्यादा है, सांस लेने में कोई भी प्रॉब्लम नहीं आएगी। वहीं पे अस्थमैटिक लंग जो होता है, एयरवेज होता है, ठीक है, सांस लेने की नली, उसमें काफ़ी ज़्यादा म्यूकस जो है वो भरा हुआ है, जिस वजह से हमारे को सांस लेने में काफ़ी ज़्यादा कठिनाइयाँ, परेशानियाँ जो है वो आएंगी, जिस वजह से सांसें फूलना, सांसें थमना, सांसें रुकने की प्रॉब्लम देखी जाती है। फ्रेंड्स अब हम बात करते हैं कॉमन कॉज ऑफ अस्थमा, यानी कि अस्थमा होने के क्या क्या कारण हो सकते हैं। तो सबसे पहला आता है पॉल्यूशन। पॉल्यूशन की वजह से भी जो है वो अस्थमा हो सकती है। फिर आती है स्मोकिंग, काफ़ी ज़्यादा स्मोक कर रहे हो तो अस्थमा होने के चांसेस हैं। फिर हमारा आता है बैक्टीरिया एंड वायरसेस। बैक्टीरिया एंड वायरस की वजह से जेनेटिक कहने का मतलब कि अगर आपको अस्थमा हुआ है, ठीक है, तो हो सकता है कि आपके पापा को भी अस्थमा हुआ हो, उसके बाद फिर से आपके दादाजी को भी अस्थमा था। तो उस कंडीशन में जेनेटिक वाइज क्या होता है कि आपके दादाजी को जो प्रॉब्लम है वो आपके पापा को होगा, और फिर जो आपके पापा को प्रॉब्लम है वो आपको भी होगा, और फिर आपको जो प्रॉब्लम है यानी कि अस्थमा वो फिर आपके बच्चों में भी जो है वो देखे जा सकते हैं। तो जेनेटिक में क्या होता है ना कि यहाँ पे पीढ़ी दर पीढ़ी जो है वो प्रॉब्लम सभी को देखने के लिए मिलती रहती है जीन्स की वजह से, ठीक है। फिर हमारा आता है पेट्स, मतलब कि कुत्ते वुत्ते हो गए, ठीक है, उनकी वजह से, उनके संपर्क में आने की वजह से भी आपको जो है वो अस्थमा हो सकती है। हाउस होल्ड केमिकल्स कहने का मतलब कि हम जो भी डेली बेस में खाना खाते हैं, ठीक है, उसमें क्या होता है ना, केमिकल्स अगर अधिक मात्रा में देखे जाते हैं, जैसे कि मसाले हो गए, उसके बाद और भी काफ़ी ऐसे खाने की चीज़ें हैं जिसमें केमिकल्स मिलती है या मिलाकर बनाई जाती है, तो उसमें अगर अधिक मात्रा में केमिकल्स यूज़ की जा रही तो उस कंडीशन में भी अस्थमा हो सकती है। फिर आता है डस्ट, यानी कि धूल व गर्दों की वजह से भी जो है वो अस्थमा हो सकती है। तो ये सभी कारण हैं जिनकी वजह से अस्थमा जो है वो कॉमनली देखी जाती है। चलिए अब हम बात करते हैं सिम्टम्स के बारे में। किसी भी व्यक्ति को अस्थमा हो गई है तो क्या क्या सिम्टम्स, क्या क्या लक्षण जो है वो देखे जा सकते हैं। तो वीजिंग मतलब कि घरघराहट टाइप की फील होना, सांसें लेने में दिक्कत होना, परेशानियां आना। फिर होता है कफिंग, काफ़ी ज़्यादा बलगम वाली खांसी होना। फिर हमारा शॉर्टनेस ऑफ ब्रीथ, सांसें थमना, सांसें रुकना, ठीक है, सांसें फूलना। टैकीकार्डिया, हार्ट बीट का बढ़ जाना। नॉर्मल पर्सन की हार्ट बीट कितनी होती है तो 70 से लेके 100 बीट पर मिनट होती है, ठीक है। पर यहाँ पे अगर किसी व्यक्ति को अस्थमा देखी जाती तो उस कंडीशन में हार्ट बीट जो है ना वो 100 बीट पर मिनट से अधिक जो है वो हो सकता है, इंक्रीज हो सकता है, ठीक है। ये इसके लक्षण देखे जाते हैं। अगला लक्षण डिफिकल्टी इन ब्रीदिंग, मतलब कि सांस लेने में परेशानी आना, सांसें थमना, सांसें फूलना, सांसें रुकना। फिर आता है पेल एंड वेट स्किन, पीली और गीली त्वचा, ठीक है। फिर आता है डिस्पेनिया। डिस्पेनिया कहने का मतलब कि सांस लेने में कष्ट होना, सांस लेने में दिक्कत होना। और उसके बाद चेस्ट टाइटनेस। चेस्ट टाइटनेस का मतलब क्या होता है तो सीने का सख्त बन जाना, कठोर बन जाना, ठीक है। तो ये सिम्टम्स बेसिकली अस्थमा के कंडीशन में देखे जाते हैं। इन शॉर्ट आप काफ़ी आसान तरीके से समझिए तो देखिए यहाँ पे ये होता है ना, कफिंग वाली फीलिंग आना, मतलब कि बलगम वाली खांसी होना, सांसें फूलना, सांसें थमना,
सांसें रुकना, ठीक है, स्किन का गीला पड़ जाना एवं पीली स्किन पर जाना, ये इसके कॉमनली सिम्टम्स जो है ना वो अस्थमा के देखे जाते हैं। देखिए किसी भी व्यक्ति को एक्यूट अस्थमा अटैक आती है तो उस कंडीशन में हम क्या करते हैं, तो इसमें पेशेंट को तुरंत रिलीफ कराना होता है। यहाँ शॉर्ट एक्टिंग बीटा 2 एगोनिस्ट मेडिसिन का यूज किया जाता है, जैसे कि सल्ब्यूटामोल रेसेमिक मिक्सचर, जो कि लीवो प्लस डेक्स्ट्रो दोनों का मिक्सचर होता है। सल्ब्यूटामोल में किसका मिक्सचर होता है, तो लीवो एंड डेक्स्ट्रो दोनों का मिक्सचर होता है, जो कि हमारा क्या बनता है, तो लीवो सल्ब्यूटामोल बनता है, ठीक है। और यहाँ पर एक्यूट अस्थमा अटैक आया तो उस कंडीशन में कौन सी मेडिसिन हम देते हैं और कौन सी मेडिसिन सबसे ज़्यादा असरदार माना जाता है, तो लीवो सल्ब्यूटामोल, ठीक है। जैसे कि आप यहाँ पे देख सकते हैं लीवो फ्रॉम मोर पोटेंट, और इसका सल्ब्यूटामोल से कम साइड इफेक्ट देखने के लिए मिल सकता है। समझ रहे हैं आप। अगर यहाँ पे किसी भी व्यक्ति को एक्यूट अस्थमा अटैक आया है तो उस कंडीशन में सल्ब्यूटामोल देने की वजह, लीवो सल्ब्यूटामोल हम क्यों देते हैं, तो लीवो जो होता है वो काफ़ी ज़्यादा पोटेंट होता है, स्टेबल होता है एज कंपेयर टू सल्ब्यूटामोल, ठीक है। और लीवो सल्ब्यूटामोल के साइड इफेक्ट जो है वो कम देखने के लिए मिल सकता है अगर हम सल्ब्यूटामोल के कंपैरिजन में बात करें तो दोस्तों चलिए बात करते हैं दमा यानी कि अस्थमा में इस्तेमाल होने वाली दवाइयों के बारे में। तो सबसे पहली मेडिसिन हमारी एस्थलीन इन्हेलर है, जिसमें सल्ब्यूटामोल पाया जाता है और इसका यूज़ अस्थमा, दमा, फिर आता है COPD क्रोनिक ऑब्स्ट्रक्टिव पल्मोनरी डिसीज। देखिए COPD जो होती है ना वो एक सांस लेने की समस्या ही होती है, जिसमें हम एस्थलीन इन्हेलर का यूज़ करते हैं। इन शॉर्ट आप काफ़ी आसान तरीके से समझिए तो अस्थमा ही आप COPD को कह सकते हैं। फिर से आपको 4 ईयर्स से ओल्ड के जो चिल्ड्रेन हैं, ठीक है, उन्हें जो है वो एस्थलीन इन्हेलर नहीं देनी है, उन्हें अवॉइड करना है। बाकी 4 साल से अधिक के बच्चों को एस्थलीन इन्हेलर जो है वो लगाया जाता है। नेक्स्ट मेडिसिन लिवोलिन इन्हेलर है और इसमें लीवोसल्ब्यूटामोल पाया जाता है। वहीं पर इसका यूज़ अस्थमा, दमा, COPD क्रोनिक ऑब्स्ट्रक्टिव पल्मोनरी डिसीज, यह सांस की नली को क्या करता है, रिलैक्स करता है, दैन फिर डायलेट कर देती है, जिस वजह से हमारे को सांस लेने में जो है वो काफ़ी ज़्यादा आसानी होती है। जी हाँ दोस्तों, लीवोसल्ब्यूटामोल क्या काम करता है, तो यह सांस की नली को रिलैक्स कर देता है, दैन फिर डायलेट करता है, जिस वजह से हम सांस जो है वो काफ़ी आसान तरीके से ले पाते हैं और काफ़ी क्लियरली सांस जो है वो ले पाते हैं। नेक्स्ट मेडिसिन हमारी ब्यूटोकॉर्ट इन्हेलर है। देखिए मैं आपको एक चीज़ क्लियर करना चाहूँगा, दमा यानी कि अस्थमा के कंडीशन में जो है वो ज़्यादातर इन्हेलर का ही यूज़ करते हैं। आगे मैं आपको दवाइयों के बारे में, इंजेक्शन के बारे में भी बताऊंगा और दवाइयाँ या फिर इंजेक्शंस कौन सी कंडीशन में यूज़ करते हैं वो भी मैं आपको क्लियर करने वाला हूँ। ब्यूटोकॉर्ट इन्हेलर में क्या पाया जाता है, तो ब्यूडोसोनाइट पाया जाता है। वहीं पर इसका यूज़ अस्थमा, दमा, COPD क्रोनिक ऑब्स्ट्रक्टिव पल्मोनरी डिसीज में यूज़ करते हैं और यह सांस की नली को रिलैक्स करके डायलेट कर देती है, जिस वजह से हमारे को सांस लेने में जो है वो काफ़ी ज़्यादा आसानी मिलती है, काफ़ी ज़्यादा हेल्पफुल होती है। वहीं पर नेक्स्ट मेडिसिन जो है वो डियोलाइन है और चलिए हम बात करते हैं इसमें एक्चुअल में जो है वो क्या पाया जाता है। ये सैचेट में आता है, ठीक है, पाउडर फॉर्म में आता है, दैन फिर इससे सॉल्यूशन बना के जो है वो पेशेंट को दिया जाता है। बाकी इसमें इप्राट्रोपियम ब्रोमाइड एंड लीवोसल्ब्यूटामोल जो है वो पाया जाता है और दोस्तों ये जो है वो पेशेंट को हम देते हैं सॉल्यूशन बनाकर और ये पाउडर फॉर्म में आती है। वहीं पर इसका यूज़ अस्थमा यानी कि दमा, फिर से COPD क्रोनिक ऑब्स्ट्रक्टिव पल्मोनरी डिसीज में यूज़ करते हैं। फ्रेंड्स, अगर आपको वीडियो पसंद आ रही हो तो वीडियो को लाइक एवं चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर दीजिएगा, क्योंकि आपके एक लाइक और एक सब्सक्राइब से हमें काफ़ी सारा मोटिवेशन मिलता है। चलिए अब हम बात करते हैं कॉर्टिकोस्टेरॉइड्स मेडिसिन्स के बारे में। कॉर्टिकोस्टेरॉइड्स मेडिसिन्स क्या होती है, तो ये एक एंटी इन्फ्लामेटरी मेडिसिन्स होती है।
अब बात आती है कि ये एंटी इन्फ्लामेटरी क्या होता है। तो देखिए, एंटी का मतलब होता है अगेंस्ट, विरुद्ध, और इन्फ्लामेशन का मतलब होता है सूजन। ठीक है, तो जो सूजन के अगेंस्ट काम करता है उसे ही हम एंटी इन्फ्लामेटरी मेडिसिन कहते हैं। अब फ्रेंड्स, बात आती है कि हम अस्थमा के टाइम पर या अस्थमा के कंडीशन में एंटी इन्फ्लामेटरी मेडिसिन का हम यूज़ क्यों करेंगे। ठीक है, इन्फ्लामेशन को कम करने वाली दवाइयों का हम यूज़ क्यों करेंगे। तो देखिए, मैंने आपको ऊपर ही बता रखा था क्लियर वे में, वैसे मैं आपको एक और दफ़ा काफ़ी अच्छे तरीके से समझा देता हूँ। तो हमारा जो नॉर्मल लंग होता है, ठीक है, जिन भी व्यक्ति को अस्थमा नहीं हो रखा है तो उनका लंग कैसा होता है, एयरवे, सांस लेने की नली कैसी होती है। तो देख सकते हैं आप, कुछ इस प्रकार से होती है, जिसमें नॉर्मल लाइनिंग होता है, म्यूकस भी जो है वो नॉर्मल अमाउंट में भरा हुआ होता है, और सांस लेने की नली जो होती है वो काफ़ी क्लियरली साफ होती है, सांस हम काफ़ी अच्छे तरीके से ले पाते हैं। आप देख सकते हैं कि नॉर्मल लंग कुछ इस प्रकार से होता है, और इसमें काफ़ी ज़्यादा होल है, काफ़ी ज़्यादा स्पेस है, जिस वजह से हम सांस जो है वो काफ़ी अच्छे तरीके से ले पाते। पर अस्थमैटिक लंग में क्या होता है कि म्यूकस एवं इन्फ्लामेशन जो है वो काफ़ी ज़्यादा आ जाती है, जैसा कि आप यहाँ पे क्लियरली देख सकते हैं। ठीक है, ये क्या हुआ है, म्यूकस आया हुआ है, फिर से इन्फ्लामेशन, सूजन आई हुई है, जिस वजह से जो है वो होल जो है वो काफ़ी छोटी हो गई है। ठीक है, म्यूकस और इन्फ्लेमेशन की वजह से सांस लेने की जो रास्ते होते हैं वो काफ़ी भर चुकी है, फिल हो चुकी है। तो इन्फ्लामेशन को कम करने के लिए एंटी इन्फ्लामेटरी मेडिसिन्स का हम यूज़ करते हैं। देन फिर इन्फ्लामेशन कम होगा तो फिर क्या होगा, हम सांस जो है वो क्लियरली ले पाएंगे। जैसे कि मैंने यहाँ पे मेंशन भी कर रखा है, रेस्पिरेटरी ट्रैक, सांस लेने की नली में सूजन, इन्फ्लामेशन या म्यूकस जम जाता है तो इसको यह क्या काम करती है, हटाती है। ठीक है, कॉर्टिकोस्टेरॉइड मेडिसिन्स या फिर से एंटी इन्फ्लामेटरी मेडिसिन्स क्या काम करती है, तो इन्फ्लामेशन, सूजन या फिर से म्यूकस को जो जम जाता है तो उसको हटाने में ये काफ़ी ज़्यादा मदद करती है। चलिए दोस्तों डिटेल में जानते हैं कॉर्टिकोस्टेरॉइड्स मेडिसिन्स के बारे में, कौन कौन सी दवाइयां हैं जो कि सांस के नली को सूजन जो आ गई है उससे कम करने में मदद करती है। तो सबसे पहली मेडिसिन हमारी हाइड्रोकॉर्टिसोन इंजेक्शन है, जो कि ये हाइड्रोकॉर्ट नाम से आती है। वैसे अलग अलग नाम से आपको ये इंजेक्शन जो है वो मिल जाएगी, पर इसमें हाइड्रोकॉर्टिसोन जो है वो पाया जाता है। और इसका यूज़ अस्थमा, दमा, COPD, क्रोनिक ऑब्स्ट्रक्टिव पल्मोनरी डिसीज़ में करते हैं। अब बात आती है कि इसका यूज़ क्यों किया जाता है, तो इन्फ्लामेशन, सूजन आ गई है सांस लेने की नली में, तो उस सूजन को एवं बलगम को कम करने के लिए हाइड्रोकॉर्टिसोन इंजेक्शन का इस्तेमाल किया जाता है। फ्रेंड्स, हमारी अगली मेडिसिन जो है वो प्रीडेनिसोन टैबलेट है। ठीक है, काफ़ी ज़्यादा फेमस मेडिसिन है, काफ़ी ज़्यादा उपयोग में जो है वो ली जाती है। वहीं पे इसका यूज़ अस्थमा, दमा, COPD, क्रोनिक ऑब्स्ट्रक्टिव पल्मोनरी डिसीज़, इन्फ्लामेशन को कम करने के लिए, सूजन को कम करने के लिए इस मेडिसिन का यूज़ करते हैं। वहीं पर इसका डोज 5 mg से लेकर 60 mg तक इन अ डे दिया जाता है। इन अ डे कहने का मतलब एक दिन में एक बार 5 mg से लेकर 60 mg तक जो है वो इसका डोज दे सकते हैं। वहीं पर इसका ड्यूरेशन कितने आवर तक रहता है, इस दवा का असर हमारे शरीर में कितने घंटों तक रहता है, तो 12 से लेकर 36 घंटों तक जो है वो इस मेडिसिन का असर हमारे बॉडी में रहता है। दोस्तों नेक्स्ट मेडिसिन हमारी डेक्सोमिथासोन टैबलेट है, और ये डोक्सोना नाम से आता है। वैसे अलग अलग नाम से मिल जाएगा, पर उसमें क्या पाया जाता है, तो डेक्सोमिथासोन होता है। ठीक है, वहीं पर इसका यूज़ अस्थमा, दमा, COPD, क्रोनिक ऑब्स्ट्रक्टिव पल्मोनरी डिसीज़ और ये इन्फ्लामेशन को कम करने में मदद करता है। सांस लेने की जो नली होती है, एयरवे होती है, उसमें इन्फ्लामेशन एवं बलगम आ जाने पर उसे कम करने के लिए डेक्सोमिथासोन टैबलेट का यूज़ करते हैं, जिसका डोज 0.3 mg से लेकर 0.6 mg इन अ डे बाई kg कैलकुलेट करके दिया जाता है। देखिए, व्यक्ति जितने भी
kg का हो उसे जो है वो 0.3 से लेके 0.6 के बीच का कोई भी नंबर आप ले लीजिएगा, देन फिर उतना से मल्टीप्लाई कर दीजिएगा kg से, ठीक है। उसके बाद जो भी यहाँ पे रिजल्ट बनेगा उतना mg जो है वो आपको एक दिन में एक दफ़ा उस व्यक्ति को देना है। कौन से व्यक्ति को? तो अस्थमैटिक व्यक्ति को, ठीक है। वैसे ये टैबलेट ऑलरेडी 0.5 mg में आता है, वहीं पर इस मेडिसिन का ड्यूरेशन जो है, असर जो है वो 36 से लेके 72 घंटों तक हमारे शरीर में रहता है। फ्रेंड्स, अगर आप एक मेडिकल स्टूडेंट हैं या फिर से प्रैक्टिस करने वाले छात्र हैं तो आप स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा, वहीं पे कॉपी में भी नोट डाउन कर सकते हैं लंबे समय तक याद रखने के लिए। नेक्स्ट मेडिसिन हमारी टेरिफाइलिन इंजेक्शन है और इसमें इटोफाइलिन एंड थियोफाइलिन जो है वो पाई जाती है। वहीं पर इसका उपयोग अस्थमा, दमा, COPD, क्रोनिक ऑब्स्ट्रक्टिव पल्मोनरी डिसीज में किया जाता है। बाकी इसका यूज़ क्यों करते हैं? तो सांस लेने की जो नली होती है, अस्थमैटिक लंग होती है, उसमें बलगम एवं सूजन आ जाती है, तो उसे कम करने के लिए टेरिफाइलिन इंजेक्शन पेशेंट को लगाया जाता है। बाकी इसका डोज 2 ml जो है वो दिया जाता है। देखिए, टेरिफाइलिन का वाइल जो है वो ऑलरेडी 2 ml में ही आता है, तो एक वाइल आप जो है वो दे सकते हैं। वैसे आपको अगर यहाँ पे टेरिफाइलिन का सेकेंड डोज देना पड़े, देने की ज़रूरत हो, तो उस कंडीशन में आपको इन बातों का ध्यान रखना है। टेरिफाइलिन का सेकेंड डोज कम से कम आप 6 से लेके 8 आवर के गैप में ही दें, ठीक है। ऐसा नहीं है कि आपने अभी टेरिफाइलिन का इंजेक्शन पेशेंट को लगाया, उसके ठीक 2 से 3 घंटे बाद लगा रहे हो, ऐसा आपको बिल्कुल भी नहीं करना है। कम से कम 6 से 8 घंटे के गैप में ही टेरिफाइलिन का सेकेंड डोज जो है वो पेशेंट को लगाया जाता है। तो दोस्तों, ये सभी दवाइयाँ थी जो कि दमा या फिर से अस्थमा में काफ़ी ज़्यादा असरदार मानी जाती है, काफ़ी ज़्यादा फेमस दवाइयाँ हैं। हॉस्पिटल्स, क्लिनिक्स एवं प्रैक्टिशनर्स जो हैं वो इन दवाइयों का काफ़ी ज़्यादा यूज़ करते हैं। बाकी दोस्तों, अगर आपको वीडियो में कुछ भी पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक एवं चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर दीजिएगा, क्योंकि आपके एक लाइक और एक सब्सक्राइब से हमें काफ़ी सारा मोटिवेशन मिलता है। उसी के साथ साथ अगर आप एक प्रैक्टिशनर हैं तो आप यहाँ पे स्क्रीनशॉट ले सकते हैं या फिर से कॉपी में नोट डाउन कर लीजिएगा। बाकी फ्रेंड्स, इस वीडियो में जितनी भी सारी दवाइयों की जानकारी दी गई है, उन सभी दवाइयों में से किसी भी मेडिसिन का यूज़ खुद से बिल्कुल भी नहीं करना है। डॉक्टर के प्रिस्क्रिप्शन या फिर से डॉक्टर के सलाह से ही यूज़ करना है। अगर आप खुद से किसी भी दवा का यूज़ करते हैं और कोई भी प्रॉब्लम आता है, साइड इफ़ेक्ट आता है, तो उसके जिम्मेदार आप खुद होंगे, क्योंकि ये वीडियो सिर्फ और सिर्फ एजुकेशनल पर्पस के लिए बनाई गई है। तो आज की इस वीडियो में बस इतना ही। मिलते हैं एक नई वीडियो में एक नए टॉपिक के साथ, तब तक के लिए जय हिंद।